नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। माँ बनना एक बहुत खूबसूरत एहसास, लेकिन आज के समय में बहुत सारी महिलाएं इस एहसास से वंचित है। कारण है इनफर्टिलिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ एपिसोड में हमने मेल इनफर्टिलिटी की बात की थी। आज हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी की। इसके कारण क्या है, किस तरीके से इसका उपचार किया जा सकता है ताकि ये खूबसूरत एहसास हर महिला महसूस कर सके। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश अत्री। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि हमने पहले एपिसोड में मेल इनफर्टिलिटी की बात की थी, आज हम बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी की। सर, सबसे पहले कि ये होती क्या है, अगर लेमन टर्म में हम बोले तो हम इसको समझ नहीं पाते हैं। आप हमें ये देखिए मैम, फीमेल इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। जब कोई भी कपल पिछले 12 महीने से लगातार बच्चे के लिए कोशिश कर रहा है, एक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। अगर ये उम्र उनकी 30 साल से कम है और यही अगर उस कपल की उम्र 35 साल से ऊपर है, तो पिछले 6 महीने की दौरान में अगर वो लोग कोशिश कर रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो दिस इज इनफर्टिलिटी, बांझपन है। सर, बेसिकली कारण क्या है? देखिए मैम, कारण अगर हम आज फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, तो फीमेल इनफर्टिलिटी के पीछे 3-4 फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए, एक बच्चा पैदा होने के लिए फीमेल बॉडी में 3 ऑर्गन्स है जिनका सबसे ज़्यादा रोल है। सबसे पहला रोल है इसमें ओवरीज का, फेलोपियन ट्यूब का और यूट्रस का। ये 3 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिन तीनों की प्रेगनेंसी में इन्वॉल्वमेंट है। ओवरी से स्टार्ट होके, फेलोपियन ट्यूब के स्टार्ट होके ये यूट्रस पे आके खत्म होती है प्रॉब्लम। लीडिंग कॉज आज की डेट में जो इनफर्टिलिटी का फीमेल्स में ऑब्जर्व किया जा रहा है, दैट इज पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीछे कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी में रीजन मिलता है। बट अगर हम कैटेगरी इसको बात करें, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और ओवरीज। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है, दैट इज एन ओवेरियन डिसऑर्डर, जहाँ पे आपकी ओवरीज सफिशिएंट नंबर में एग नहीं बना पा रही है, या हम ये कहें कि वो एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो एग मैच्योर होके रप्चर हो पा रहा है, क्योंकि वो फॉलिकल मैच्योर होगा, ग्रो करने के बाद रप्चर होगा तो वहां से एग निकलेगा। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ अफेक्टेड है, तो ग्रोथ अफेक्ट होने की वजह से वहां पे एग फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ रही है। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब में समटाइम देयर इज ए प्रॉब्लम। फेलोपियन ट्यूब किसी पेशेंट की ब्लॉक हो गई है, फेलोपियन ट्यूब में कोई डिजीज हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से ओवरी सफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रही है, मैच्योर हो रहा है, फॉलिकल एग बन रहा है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है। दैट कैन बी द सेकंड रीजन। थर्ड ऑर्गन विच इज इन्वॉल्व इज यूट्रस, बच्चेदानी। तो बच्चेदानी में कई बार कोई प्रॉब्लम है कि उसमें कोई फाइब्राइड चल रहा है, या बच्चेदानी में कोई पॉलिप है, या कोई हार्मोनल इशू की वजह से एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ गई है। तो ये 3 ऑर्गन है जो प्राइमरीली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। इन तीनों में से किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लिनिकली जो लीडिंग कॉजेज हमें मिलते हैं, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ओवरीज, कि ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनसफिशिएंट प्रोडक्शन है, या एग की क्वालिटी कंप्रोमाइज है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। मेल पार्टनर की रिपोर्ट्स अगर ठीक है तो फिर हम इन 3 ऑर्गन्स पे फोकस करके ढूंढते हैं। सर, पीसीओडी की प्रॉब्लम बेसिकली है क्या और किस तरीके से ये हम नोटिस कर सकते हैं अपने आप में? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज मतलब कि एक ओवरी में देयर आर 2 ओवरीज, राइट और लेफ्ट साइड की ओवरी है। ओवरीज का काम है हर महीने, हमारी ओवरीज का जो साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे 1 एंड एंड्स इनटू डे 28। तो स्टार्टिंग में फॉलिकुलर फेज है, उसके बाद में ओव्यूलेटरी फेज है, उसके बाद ल्यूटरी फेज है। हर महीने जब पीरियड्स आते हैं, अगर हम डे 1 से स्टार्ट करते हैं, डे 1 मीन्स जिस दिन आपके पीरियड्स खत्म हो गए और नया महीना स्टार्ट हो गया, डे 1 से आपकी ओवरीज के फंक्शन रेगुलेट होते हैं और ग्रेजुअली आपकी ओवरी फॉलिकल बनाती है, जो फॉलिकल बढ़ता जाता है, हर दिन के साथ उस फॉलिकल की ग्रोथ बढ़ती जाती है, जो कि मिड साइकिल में आके अराउंड 14th-15th डे पे, ये पेशेंट के साइकिल पे डिपेंड करता है। तो ओवुलेटरी फेज मीन्स जो मिड फेज है 14th डे से स्टार्ट होता है और 15 या 16 डे तक भी कई बार पेशेंट की ये होती है ओव्यूलेशन। फॉलिकल का इतना बड़ा हो जाना कि वो एक सफिशिएंट साइज पे पहुंच गया, अराउंड 18 mm से ऊपर 20 या 22 mm तक पहुंच गया, देन इट गेट्स रप्चर। रप्चर होने के बाद वहां से एग निकलेगा।
अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है तो वो फॉलिकल की ग्रोथ अरेस्टेड है, वो फॉलिकल इतना बड़ा कभी होगा ही नहीं कि ओव्यूलेशन के दौरान आके वो रप्चर हो, उसमें से एग निकले। तो दिस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। नो समटाइम देयर इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो सिंड्रोम में देर आर अदर सिम्टम्स ऑल्सो। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, आपका वेट गेन होता जा रहा है, आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए हैं, अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग्स में आपकी ओवरीज में क्लियर कट दिख रहा है कि देर इज ए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड यू हैड सर्टेन हार्मोनल डिसऑर्डर। अगर ये सारी चीजें कंबाइंड है देन इट बिकम्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के पीछे अगर चलते हैं तो इट हैज ऑल्सो डिफरेंट कॉजेज। इसके पीछे हार्मोनल कारण भी हो सकते हैं, इसके पीछे स्ट्रेस का फैक्टर भी हो सकता है, इसके पीछे आपका लाइफस्टाइल भी एक फैक्टर है। तो ये तीन चीज़ों में से किसी भी वजह से आपको ये हो जाएगा। प्राइमरली जब भी हम इनफर्टिलिटी के केसेस को देखना शुरू करते हैं तो कुछ पेशेंट्स तो ऑलरेडी सारे रिपोर्ट्स करवाने के बाद डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, तो वहाँ पे हम केसेस को डिवाइड करते हैं फिजिकल डिजीज एंड इमोशनल इनफर्टिलिटी। समटाइम द पेशेंट हैज़ द रिपोर्ट्स जो कि सारी रिपोर्ट्स ठीक है, पेशेंट कहता है जी फेलोपियन टेस्ट करवा के देखा, फेलोपियन ट्यूब के लिए एक्सरे करवाया, दिस इज ऑल फाइन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज नहीं है, हार्मोन्स बिल्कुल ठीक है, सारी रिपोर्ट्स दोनों पार्टनर्स की बिल्कुल ठीक है, इसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, इनफर्टिलिटी है। तो दैट कम्स टू द साइड ऑफ इमोशनल इनफर्टिलिटी कि वी हैड टू फाइंड आउट कि यहाँ पे कुछ इमोशनल कॉजेज तो नहीं है। समटाइम पेशेंट कम्स विद रिपोर्ट्स कि रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है, हार्मोन्स में दिक्कत आ रही है या स्ट्रक्चरल कुछ इशू आ रहा है, फाइब्राइड है, पॉलिप है, फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज है, कोई स्कारिंग हो गई है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, देन वी हैड टू गो विद दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। जैसी वजह है उसके पीछे के रीजंस को फाइंड आउट करके ही उन चीज़ों को ढूंढा जा सकता है। सर एज क्या एक फैक्टर हो सकती है इसमें? जी मैम, एज एक फैक्टर है क्योंकि जैसे जैसे फीमेल्स की एज बढ़ेगी वैसे वैसे हार्मोन्स के फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। हम ये कहेंगे डिस्टर्ब भी नहीं, हार्मोन्स का फ्लो जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी ओवरीज की जो सफिशिएंसी है एग प्रोड्यूस करने की वो भी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसीलिए हमने बोला 30 साल से कम उम्र है तो 12 महीने की ड्यूरेशन से अगर वो ट्राई कर रहे हैं, और अगर 35 साल की उम्र है तो 6 महीने की ड्यूरेशन से अगर वो लोग ट्राई कर रहे हैं तो अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी इनफर्टिलिटी एक फैक्टर है। सर अब बात करते हैं लाइफस्टाइल, क्या ये भी इसमें ऐड ऑन होता है कि लाइफस्टाइल जिस तरीके के हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हम अपने कई सारे पेशेंट्स को समझाते हैं। लाइफस्टाइल मीन्स आपका जिंदगी जीने का तरीका, वो आपकी आदतों से लेके आपके मूड से लेके आपकी खाने पीने की, आपकी एक्सरसाइज की रूटीन, हर चीज़ को इंक्लूड करता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से 5 to 7% केसेस जो हैं वो इनफर्टिलिटी से निकल जाते हैं विदाउट द यूज ऑफ सम मेडिकेशंस ऑल्सो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर किसी पेशेंट का ओवरवेट है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज इंक्लूड करने से, बड़ी बैलेंस्ड डाइट लेने से, अपनी स्मोकिंग की अगर किसी की हैबिट है या ड्रिंक की हैबिट है वो सब छोड़ने से, अपने मूड को अपडेट करने से, एक्सरसाइज का पैटर्न बनाने से ही आपके 5 to 7% इनफर्टिलिटी के जो केसेस हैं वो ठीक हो सकते हैं। सर बात करते हैं अब हम जिस तरीके से आपने बोला कि लाइफस्टाइल, उसके बाद हमारे पास आता है मेडिकल हिस्ट्री। अगर कोई वुमेन किसी भी प्रॉब्लम से सफर कर रही है तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज में? बिल्कुल मैम, देखिए इनफर्टिलिटी के पीछे कई फैक्टर्स आपकी अभी की प्रेजेंट रिपोर्ट्स में है। अगर आप किसी जेनेटिक डिजीज से पहले से ही सफ़र कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो ए लिमिटेशन। अगर पेशेंट किसी ऑटोम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, वो पहले से ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए या कोई भी ऑटोम्यून डिसऑर्डर चल रहा है, एसएलई है, उसके लिए ऑलरेडी मेडिसिन डिपेंडेंट है या कोई स्टेरॉयड बेस्ड मेडिसिन ले रहा है, तो दैट इज़ अगेन ए लिमिटेशन। उस केस में इनफर्टिलिटी भी होगी क्योंकि आप स्टेरॉइड्स पर डिपेंडेंट है या ऑटोम्यून डिसऑर्डर पहले से ही आपकी बॉडी में चल रहा है। तो प्री एग्जिस्टिंग अगर कोई डिजीज़ है, हाइपोथायराइड किसी पेशेंट को है या कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए फैक्टर जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। सर अभी आपने बात की कि थायराइड ये बहुत एक कॉमन सा इशू बन गया है, तो सर इससे इनफर्टिलिटी का चांसेस बढ़ जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट में शॉर्ट में जानना चाहूंगी। देखिए मैम, हाइपोथायराइड होना एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो ना सिर्फ थायराइड बल्कि वेट गेन होना भी शुरू हो जाएगा, और जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया आपकी बॉडी के सारे जो हार्मोनल फंक्शंस हैं वो भी स्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो थायराइड एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ सकती है। क्यों? आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, तो जब मेटाबॉलिज्म स्लो है तो बॉडी के सारे फंक्शंस, हार्मोनल फंक्शंस जो है वो स्लो डाउन हो जाएंगे। तो आप मेटाबॉलिज्म फास्ट करें अपना एक्सरसाइज के साथ, मेडिसिन के साथ,
अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके जितना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस पेशेंट्स के बढ़ जाएंगे। सर एक चीज जो जनरली हम देखते हैं कि अगर कोई फीमेल 2-3 साल तक अगर उसको बेबी कंसीव नहीं होता है तो एक इमोशनल स्ट्रेस जो है उस पर बहुत ज्यादा, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, किस हद तक ये उस चीज को और ज्यादा बूस्ट करता है? शायद मैंने पहले भी हम कहा कि हम इनको डिवाइड करते हैं केसेस को इमोशनल एंड फिजिकल डिजीज के हिसाब से। इमोशनल स्ट्रेस जो है दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर। अगर हम किसी पेशेंट की रिपोर्ट्स में कोई फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं कि हार्मोनल इशू है या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम रूट कॉज को ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं तो रूट कॉज के पीछे उनके डिस्टर्ब्ड इमोशंस ही मिलेंगे। क्योंकि हार्मोन्स तो हमारी बॉडी में एक केमिकल मैसेंजर है जो हमारे ग्लैंड्स ने सक्रीट किया, बट हमारे ग्लैंड्स ने जो भी हार्मोन सक्रीट किए वो किसी ना किसी स्ट्रेस को लेके हमारी बॉडी का रिस्पॉन्ड है। नॉर्मली हमारी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना काम कर रहा है, लेकिन जब हम किसी स्ट्रेस में जाएंगे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ पे हमारी बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब करेगा। आपका मूड डिस्टर्ब हुआ, आपके इमोशंस डिस्टर्ब हुए, इम्पैक्ट आपके हार्मोन्स पे पड़ा कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए। तो अगर हार्मोनल इशू रिपोर्ट में है तो उसके पीछे भी इमोशनल फैक्टर ढूंढे जाते हैं। अगर कुछ पैथोलॉजिकल है तो पैथोलॉजी से पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई थी, वो भी आपके बॉडी का रिस्पॉन्स था, तो उसके पीछे का फैक्टर भी आपके इमोशंस होते हैं कि आपकी बॉडी ने ऐसा रिस्पॉन्स क्यों किया। तो इमोशंस का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर और खुद की सोच, खुद का प्रेशर, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं और ये आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करती हैं। जितने इमोशंस डिस्टर्ब उतना आपकी हार्मोन्स की रिपोर्ट्स डिस्टर्ब होना शुरू होती है। सर कब, किस टाइम पे हम ये कंसीडर करें कि नाउ इट्स अ हाई टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर? हम जैसे कि हमने कहा कि जितनी आपकी एज बढ़ती जा रही है, अगर 35 साल में हम 6 महीने की ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं तो जितने भी पेशेंट्स 35 की उम्र के ऊपर जा रहे हैं उन लोगों का भी इस बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। अगर वो पिछले 5-7 साल से ट्राई कर रहे हैं और नहीं प्रेगनेंसी हो पा रही है, अब उनकी उम्र 35 साल से ऊपर जा रही है, तो अब उन्हें सीरियस लेवल पे इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, मेडिकेशंस पे जाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, देयर इज ए हार्मोन AMH का टेस्ट कराते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो जितना AMH का लेवल डाउन जाता जाएगा उतना आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि खत्म हो जाएंगे, लेकिन चांसेस कम होते जाएंगे। तो एज बढ़ने के साथ साथ एंटी मुलेरियन हार्मोन डाउन जाता जा रहा है। तो जितने भी पेशेंट्स की एज बढ़ती जा रही है उन्हें ये सलाह दी जाती है कि आप अपना एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH का लेवल चेक करवा के देखा करें। अगर वो कम होता जा रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो फिर इस सिचुएशन में उनके पास 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। अगर तो वो पहले से ही सारा हार्मोनल ट्रीटमेंट ले चुके हैं तो या तो वो अल्टरनेट ट्रीटमेंट ट्राई करें, या उसके अलावा उनके पास आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, वो उनकी तरफ जा सकते हैं। सर एक जो इनफर्टिलिटी की, इसे हम कहेंगे कि कारण जो है जिससे हम सफर कर रहे हैं, वो किस हद तक एक फीमेल की मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है? फिर से मैं दोबारा ये देखिए मैम, मेंटल हेल्थ का रोल है इनफर्टिलिटी में, और इनफर्टिलिटी की वजह से मेंटल हेल्थ इफेक्टेड रहती है। ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है इसलिए आपकी फिजिकल हेल्थ इफेक्टेड होगी और इनफर्टिलिटी आ सकती है। इनफर्टिलिटी है इसकी वजह से एक फीमेल अपने आप में समटाइम्स वी हैड नोटिस वर्थलेस फील करना स्टार्ट कर देती है। एक फीमेल अपने आप को इनकम्प्लीट फील करना स्टार्ट कर देती है। एक फीमेल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाती है। तो ये सब चीज़ें उनकी मेंटल हेल्थ को और ख़राब करती हैं। पहले से किसी चीज़ से डिस्टर्ब है इसलिए इनफर्टिलिटी आ गई, इनफर्टिलिटी आई उसने ऐड ऑन करके रिवर्स इफेक्ट डाला और आपकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा इफेक्ट हो गई। प्रेगनेंसी एक मैरिड फीमेल के लिए, इफ़ शी वांट टू हैव ए चाइल्ड, अगर वो चाहती है कि उनका बच्चा हो, सोसाइटी का प्रेशर भी है, तो प्रेगनेंसी एक फीमेल को फुलफिल कर देती है। मदरहुड की फीलिंग एक फीमेल के हार्मोन्स को चेंज कर देती है। सिर्फ हार्मोन्स ही नहीं, आपका मेंटल लेवल, आपका सोसाइटी में जो रुतबा है, उन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, वो बेटर हो जाता है। इनफर्टिलिटी मीन्स मैं बाकी फीमेल्स जैसी नहीं हूँ, मैं उनसे कम हूँ, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। ए फीमेल्स मे फील एनी ऑफ द इमोशन, तो ये उनकी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब करते हैं। सर ट्रीटमेंट की बात करें तो कौन कौन से ट्रीटमेंट, जैसे कि साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल है ताकि हम उनको ऑप्ट करके ये एहसास हम पूरा करें?
देखिए मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो मैं होम्योपैथी की बात करूँगा। इसके अलावा एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी है। कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। इन 3 सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट्स के अलावा कुछ लोग आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जिसे हम बोलते हैं आईवीएफ या आईयूआई जो ट्राई करते हैं, दे आर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो उसमें प्राइमरली एलोपैथिक मेडिसिन का ही रोल रहता है, बट वो रूटीन के ट्रीटमेंट से हटकर है। मैं होम्योपैथी की बात करता हूँ तो होम्योपैथी में हम लोग इनफर्टिलिटी के केसेस में डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट्स और डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस की पेशेंट को इमोशनल इशू की वजह से जिसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं वो चीज़ है, या इट इज़ एक्सप्लेन्ड केस की देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम विद द रिपोर्ट्स ऑफ आइदर ऑफ द पेशेंट या कपल में हस्बैंड या फीमेल किसी में भी कोई प्रॉब्लम है। वी हैड टू फाइंड इट होम्योपैथिकली हम फाइंड आउट करते हैं कि पीछे क्या रीज़न है। अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है तो इनके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, इनके इमोशंस में कहीं प्रॉब्लम है, या प्रीवियसली कोई डिजीज़ हिस्ट्री रह चुकी है। तो जैसा केस होगा उसके हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं। अगर प्रीवियसली कोई और डिजीज़ हिस्ट्री रह चुकी है तो हम उसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं थ्रू ए डिटेल्ड केस टेकिंग विच इन्वॉल्व्स पेशेंट की प्रेजेंट लाइफ की हिस्ट्री, पेशेंट की यंग एज की हिस्ट्री, पेशेंट की चाइल्डहुड की हिस्ट्री एंड इन केस नीडेड तो पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री टू असेस कि व्हाट इज रनिंग थ्रू द लाइफ ऑफ द पेशेंट। उनकी ज़िंदगी में स्टार्टिंग से ऐसा क्या चल रहा है जिसका इम्पैक्ट उनकी बॉडी पे आके पड़ा एंड ही गॉट सर्टेन डिसऑर्डर्स विद द रिपोर्ट्स। तो पीछे की जो लाइफ हिस्ट्री है, इमोशंस की हिस्ट्री है, उनके अपने जो ख्याल हैं, थॉट्स हैं, उनकी लाइफ में उनके साथ क्या क्या हादसे हुए हैं, उन सब चीज़ों को डिटेल में इवेल्युएट करके द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हैज़ टू बी प्लान। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है दैट इन्वॉल्व्स एन एक्टिव कॉपरेशन फ्रॉम द पेशेंट, जिसमें पेशेंट अपनी ज़िंदगी के एक एक पहलू पे डॉक्टर से प्रॉपर डिस्कशन करके समझाएगा और डॉक्टर इसको समझेगा और फिर ट्रीटमेंट प्लान आउट होता है। सर, हम डाइट की बात करें तो हमें किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए ताकि हम इस चीज़ को फुलफिल कर सकें? देखिए मैम, प्रेगनेंसी के लिए जब भी कोई पेशेंट आ रहा है तो डॉक्टर्स यूजली, मैं अपनी बात करूं, हम भी यही एडवाइस करते हैं कि आपकी डाइट जो है दैट शुड बी बैलेंस्ड। अब बैलेंस डाइट में हम ये बोलते हैं कि आपका प्रोटीन का इंटेक बेटर हो जाना चाहिए, और हम कभी भी ये रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप डाइटिंग करिए। इनफैक्ट डाइटिंग की जगह आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करिए, आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए प्रोटीन चाहिए। आपकी बॉडी में आयरन और फॉलिक एसिड का लेवल बेटर होना चाहिए, आपकी बॉडी में ओमेगा का लेवल बेटर होना चाहिए, आप एंटीऑक्सीडेंट्स चीज़ें यूज़ करें। तो डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए आपको अपनी डाइट को चेंज करना है। हर वो खाना जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, अगर आप एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं तो उसे कम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट होगा उतना प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी होती हैं जिससे हम इसमें हेल्प कर सकते हैं। क्या वो एक्सरसाइजेस होम्योपैथी में भी इन्वॉल्व होती हैं? मैम, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ हम हमेशा पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की एडवाइस देते ही देते हैं। अगर पेशेंट वॉक नहीं करता है तो हम कहते हैं कि आप रोज़ वॉक करना शुरू करें। अगर पेशेंट वॉक करता है तो हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा योगा इंक्लूड करिए। इसके अलावा हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट को एडवाइस करते हैं। किसी भी फॉर्म में आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे उससे आपकी बॉडी को थकान होगी, और थकान होने के बाद आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो प्रेगनेंसी के केसेस में, इनफर्टिलिटी के केसेस में नींद का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अब नींद लाने के लिए आपको थकान चाहिए, और थकान के लिए एक एक्सरसाइज एक अच्छा बहुत तरीका है। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी डिटॉक्स भी करेगी, क्योंकि आपको स्वेटिंग भी होगी। एक्सरसाइज करने से आपके हार्मोन्स की रेगुलेशन प्रॉपर होगी। एक्सरसाइज करने से आपका एनर्जी लेवल बेटर होगा। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, आपकी कुछ हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा और मेडिसिन साथ में लेनी पड़ेगी। सर, एक्सरसाइज से कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज, क्योंकि जनरली ये बोला जाता है कि नाउ यू आर गोइंग टू प्लान, तो कुछ एक्सरसाइजेज आप जिम नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे ज़्यादा जी। मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज की बात की, हम जिम रिकमेंड नहीं करेंगे। हम योगा के कुछ स्पेसिफिक पोस्चर्स हैं जिन्हें किया जा सकता है। लेमन एक्सरसाइज जैसे की जाती हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, आप सैर कर सकते हैं, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जिम की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, ना ही डाइटिंग की रिकमेंडेशन दी जाती है, ना ही जिम की रिकमेंडेशन दी जाती है। एक्सरसाइज की रिकमेंडेशन रहेगी, डाइट मॉडिफाई करके बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट की रिकमेंडेशन रहेगी। सर, डाइट की आपने हमने बात की कि लाइफस्टाइल अपना चेंज है। इसमें सबसे ज्यादा मैं ऐड ऑन करूंगी कि सपोर्ट सिस्टम की किस तरीके से आप बात करेंगे? देखिए मैम, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सब चीज़ें जो हैं दे आर एड ऑन्स, ये हेल्प करेंगी। रूट कॉज जो है वो इंसान के डिस्टर्ब्ड इमोशंस हैं, जिनकी वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं। तो ऐसे केसेस में फैमिली सपोर्ट,
कपल का एक दूसरे को सपोर्ट करना और उनके नियर वंस जिनके साथ उनका रेगुलर कांटेक्ट है, बातचीत होती है, उन लोगों का एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहना चाहिए। अगर वो लोग हमेशा इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, तो हर इंसान डिमोरलाइज फील करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। रदर देन फैमिली को, पार्टनर को, क्लोज रिलेटिव्स को, उन्हें पेशेंट को हमेशा या तो एक बेटर सलाह दें या उन्हें पॉजिटिविटी दें कि आप अपनी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रखें और अपने एफर्ट कंटिन्यू करें, अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे। जितना आपका मूड अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, उतने आपके हार्मोन्स की रेगुलेशन प्रॉपर होंगी और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कपल में एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए इनफर्टिलिटी के केसेस में। फैमिली का बड़ा पॉजिटिव रोल होना चाहिए। फैमिली को अगर फिक्र है तो वो फिक्र जो है उसमें एक पॉजिटिव सोल्यूशन फाइंडिंग अप्रोच रहनी चाहिए, रेदर देन क्रिटिसाइजिंग अप्रोच कि प्रेगनेंसी हो नहीं रही है। ये कहने की बजाय प्रेगनेंसी हो जाएगी या किसी अच्छे डॉक्टर की रिकमेंडेशन, अच्छे खाने की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, ना कि उसमें वहाँ पे नेगेटिव अप्रोच हो। सर, हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा संदेश और स्पेशली कपल्स को कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो किस तरीके का एटमॉस्फेयर, किस तरीके का लाइफस्टाइल, कंक्लूजन में पूरा उनको होलसोलिक मैसेज आपके द्वारा मैं चाहूँगी। देखिए मैम, 5 to 7% जो केसेस हैं, जितने भी इनफर्टिलिटी के कपल्स हैं, उनके लिए मैं एक टिप्स बता रहा हूँ। 5 to 7% इनफर्टिलिटी के केसेस आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने से ठीक हो जाएंगे। आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। नींद आप 7 से 8 घंटे ज़रूर लें। आपका खाना बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें आप सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं। अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए। अगर आपकी कोई स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट है, आप उसे कट शॉर्ट करिए। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। एक्सरसाइज में आप डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करें। कुछ योगा के पोजेस ट्राई कर सकते हैं। जिम की रिकमेंडेशन नहीं है, जिम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अपने लाइफस्टाइल इंक्लूड में जब चेंज करेंगे तो लाइफस्टाइल इंक्लूड्स आपका थॉट पैटर्न, आपकी हैबिट्स। तो अपना सोचने का, समझने का, दुनियादारी को देखने का आपका जो नज़रिया है, आप उसमें भी बदलाव लाएं। जिस तरीके से आप ज़िंदगी जी रहे हैं अभी तक, अगर वैसी ज़िंदगी जीकर अभी तक आप प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पाए हैं, तो आपको अपने थॉट पैटर्न को, अपने सोचने के तरीके को, ज़िंदगी जीने के तरीके को भी बदलना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपकी बॉडी पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। अगर आप इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं तो मैंने जैसे पहले भी कहा, 5 to 7% इनफर्टिलिटी के केसेस विच आर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की रिपोर्ट्स ठीक होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, ये मॉडिफिकेशंस के साथ वो ठीक हो सकते हैं। आप हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, फ्रेश जूसेस प्रेफर करें, पानी पिए, कोकोनट वाटर लें। आपकी हाइड्रेशन बेटर है, आपकी डाइट बेटर है, आपकी नींद बेटर है, आपका मूड बेटर है, प्रेगनेंसी ज़रूर हो जाएगी। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद करेंगे कि आप दोबारा भी यहाँ पर आएं और हमें इसी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहें। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।